नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी फॉर ऑल और मैं हूं अनुपम मिश्रा। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है क्लास 12th एनसीईआरटी का जो इंग्लिश का बुक है फ्लेमिंगो, उसमें से पोएम नंबर सेकंड एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। ये पोएम मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। ये पोएम जो लिखी गई है उसके जो पोएट हैं वो है स्टीफन स्पेंडर। पहले उनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे और इसके बाद समझने की कोशिश करेंगे ये पोएम जो उन्होंने लिखी है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, उसका थीम क्या है, वो किस पर बेस्ड है और उसका जो एक्सप्लेनेशन है और बाद में इसका समरी भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अबाउट द पोएट, पोएट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। स्टीफन स्पेंडर पोएट का नाम है इस पोएम के, और उसके बाद इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा जानते हैं। स्टीफन स्पेंडर वॉज एन इंग्लिश पोइट एंड एसेइस्ट। वो एक इंग्लिश पोइट थे और एसेइस्ट भी थे। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री, यानी कि उनके पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं थी और उन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन जरूर लिया था कॉलेज में, लेकिन उन्होंने अपनी डिग्री नहीं ली और बिना डिग्री लिए ही कॉलेज छोड़ दिया था। एंड वेंट टू बर्लिन जर्मनी इन 1930, और 1930 में वो बर्लिन जर्मनी में चले गए थे। Stephen had keen interest in politics and he declared himself to be a socialist and pacifist. उसके बाद उनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और उन्होंने अपने आप को एक सोशलिस्ट यानी कि सामाजिक जिसको कार्यकर्ता बोल सकते हैं, यानी कि जो समाज के लिए कार्य करता है, एंड पैसिफिस्ट जो समाज में हर तरीके से शांति चाहता है, ऐसे विचारों से प्रेरित जो व्यक्ति होता है उसको पैसिफिस्ट बोलते हैं। हिज वर्क्स इंक्लूड, उन्होंने जो अपनी पोइट्री लिखी, जो भी उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में लिखा, उनके जो इम्पोर्टेंट जो वर्क्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड वर्ड विद इन वर्ड, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। In this poem, the poet emphasizes on the theme of social injustice and class inequality. ये जो पोएम है, इस पोएम का जो मेन थीम है वो बात करता है सोशल इनजस्टिस, समाज में किस तरह से असमानता है और किस तरह से जस्टिस प्रिवेल नहीं करता। जस्टिस कई तरीके का हो सकता है, वो सोशल जस्टिस हो सकता है, पॉलिटिकल जस्टिस हो सकता है। किस तरह से समाज दुनिया दो हिस्सों में बटी है, एक वो हिस्सा जिसमें बहुत रिच लोग रहते हैं, एक सिविलाइज्ड कल्चर है, एक सिविलाइज्ड बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं, एंड क्लास इन इक्वालिटी, और जो डिफरेंट क्लासेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके बीच में किस तरह से असमानता है, उसके बारे में इस पोएम में बात की गई है। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। पोएम का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम। तो जैसा कि हम टाइटल से समझ सकते हैं, इस पोएम का जो जो दृश्य है, जो जो उन्होंने इमेजिन किया है, हो सकता है वो किसी एलिमेंट्री क्लासरूम किसी स्लम एरिया में गए हो, उन्होंने वाकई में ये सब चीज़ें देखी हों, या फिर हम कह सकते हैं कि ये एक इमेजिनेशन है इस तरीके का, उन्होंने एक पिक्चर हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। चलिए पोएम को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं, उसका मतलब समझते हैं। Far from gusty waves, these children's faces like ruthless weeds, their their hair torn round their pallor, the tall girl with her weighed down head, the paper seeming boy with red eyes. Far, far, far from the gusty waves. जो ये स्लम एरिया में एक एलिमेंट्री क्लासरूम है, एलिमेंट्री क्लासरूम जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, उस स्कूल का ये इन्होंने दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और वो जो स्लम एरिया है वो कह सकते हैं दुनिया के शोर शराबे से बहुत दूर है। जैसे समुद्र की, जैसे शहरों में कोई शहर अगर समुद्र के किनारे बसा हुआ है, जहाँ पर बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट और वातावरण है, उन सब से बहुत दूर जिस स्लम एरिया में जो ये क्लासरूम है उसमें जो बच्चे बैठे हुए हैं, उन बच्चों के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि जब इन बच्चों के चेहरे की तरफ मैं देखता हूँ, their faces like rootless weeds, their hair torn round their pallor, उनके जो चेहरे हैं वो अत्यंत गरीबी के कारण पीले पड़ चुके हैं। उनको शायद प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, प्रॉपर उनके पास कपड़े नहीं है, वो इतने ज़्यादा गरीब हैं कि उनके चेहरे बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन उनके चेहरे पीले पड़ चुके हैं और बिल्कुल सफ़ेद हो चुके हैं। और उनके जो बाल हैं वो प्रॉपर तरीके से उन्होंने कंघी भी नहीं की हुई है, शायद उनके पास संसाधनों की कमी है। तो उनके बाल उनके चेहरे के चारों तरफ इस तरह बिखरे हुए हैं जैसे कोई रूटलेस वीड होते हैं, जंगली पौधे बोल सकते हैं, जो कि बिल्कुल बिना किसी कोशिश के ये अपने आप सड़कों के किनारे ये अपने आप जहाँ पर पानी की अधिकता होती वहाँ पर ये उग जाते हैं। अनवांटेड प्लांट्स कह सकते हैं आप रूटलेस वीड्स को। तो जैसे रूटलेस वीड्स
एक बेढंगे तरीके से स्कैटर्ड मैनर में जिस तरह से उग आते हैं, उसी तरीके से इन जो ये बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए हैं, इनके चेहरे पर जो बाल हैं वो पूरी तरह से बिखरे हुए हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड, इस क्लास में एक लड़की बैठी है तो उसकी लंबाई थोड़ी सी ज्यादा है, और वो जिस तरीके से क्लासरूम में बैठी है उसका सर जो है वो नीचे झुका हुआ है। उसका सर नीचे झुका होने का कारण क्या हो सकता है? शायद उसके मन में किसी तरीके की निराशा, डिसअपॉइंटमेंट है, और वो डिसअपॉइंटमेंट किस वजह से आया? वो उनकी जो गरीबी है, जो उनका बैकग्राउंड है, जो जिस मिजरेबल कंडीशंस में वो बच्चे रहते हैं, शायद उसकी वजह से उसका जो सर है वो नीचे की तरफ झुका हुआ है। द पेपर सीमिंग बॉय, एक क्लास में एक बच्चा बैठा हो, वो इतना पतला है, उसको कंपेयर किया गया है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन यहाँ पर किया गया है कि वो पेपर सीमिंग बॉय इतना दुबला पतला है, जैसे एक कागज होता है, इतना दुबला पतला बच्चा क्लास के अंदर बैठा हुआ है। विद रेड्स आईज, उसकी आंखें जो हैं, उसका जो कंपैरिजन किया गया है वो चूहों की आंखों से कंपैरिजन किया गया। यहाँ पर चूहों की आंखें से मतलब ये हो सकता है, जैसे कि आप देखते हैं कि चूहा जो है उसकी आंखें बहुत ही क्यूरियस आईज होती है, वो हमेशा कुछ ना कुछ खाने की तलाश में, किसी न किसी चीज की तलाश में रहता है। तो जो बच्चा दूसरा क्लास में बैठा हुआ है वो कैसा है? पेपर सीमिंग बॉय है। पेपर सीमिंग बॉय का मतलब है कि वो बहुत दुबला पतला है और उसकी आंखें बहुत ही क्यूरियस है, शायद किसी चीज को ढूंढ रही है, क्लास के अंदर या क्लास के बाहर किसी चीज को ढूंढ रही है। दे आर वेरी क्यूरियस। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नार्ड डिजीज, GNARLED, इसमें जी साइलेंट है तो उसको कैसे बोलेंगे? नार्ड डिजीज। उस क्लास में और भी बच्चे बैठे हुए हैं, और उसमें एक बच्चा बैठा हुआ है जो स्टंटेड है। उसकी स्टंटेड का मतलब यहाँ पर उसकी ग्रोथ रुक चुकी है, जो उसकी फिजिकल ग्रोथ है वो रुक चुकी है। और वो ग्रोथ रुकने का कारण क्या हो सकता है? कि वो उनके परिवार में जो जो गरीबी है वो एक लंबे समय तक चली आ रही है। तो ये जो जो स्टंटेड ग्रोथ है, जो उनकी ग्रोथ बिकॉज ऑफ मेल न्यूट्रिशन, और शायद क्योंकि बच्चों के डाइट में, खाने में प्रोटीन और कैल्शियम की कमी होती है, तो उसकी वजह से शायद उसकी ग्रोथ रुक गई है। और उसकी बोन्स कैसी हैं? ट्विस्टेड बोन्स हैं। और ये जो बीमारी मिली है उसको किससे मिली है? वो अपने फादर से मिली है। तो इस तरह के कह सकते हैं कि एक अनुवांशिक बीमारी है जो उसको बच्चे को अपने पेरेंट्स से मिली है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो बच्चा अपने लेसन को, जो उसको क्लास में याद करने के लिए बोला गया, उस लेसन को वो रिसाइट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। दोहराना, रिसाइट का मतलब दोहराना, वो अपने लेसन को दोहरा के बोल के याद कर रहा है। एट द बैक ऑफ डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, उसी क्लास में एक और बच्चा बैठा हुआ है, क्लास में बिल्कुल पीछे की तरफ बैठा हुआ है। डिम क्लास का यहाँ मतलब क्लास में किसी भी तरीके की कोई रोशनी नहीं है। अ, हालांकि क्लासरूम दिन का समय है, लेकिन क्लास में शायद लाइट का इंतजाम नहीं है, तो क्लासरूम कैसा दिख रहा है? वो बहुत डिम है, बिल्कुल रोशनी वहां पर बिल्कुल ना के बराबर है। वन अननोटेड, एक ऐसा बच्चा, स्वीट एंड यंग है, वो छोटा बच्चा है, बड़ा देखने में स्वीट है, लेकिन अननोटेड, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। His eyes live in a dream of squirrels game in a tree room other than this, उसकी आंखें जो हैं बाहर की तरफ देख रही हैं। और बाहर की तरफ क्या देख रही हैं? कि जैसे एक गिलहरी होती है, स्क्वेरल, वो जिस तरह से पेड़ों पर ऊपर चढ़ती है, नीचे उतरती है, खेल खेलती है। इन ट्री रूम का मतलब क्या है? ट्री के अंदर एक रूम सा उसने बनाया हुआ है। रूम मतलब रहने की जगह स्क्वेरल ने बनाई हुई है। वो उसके ख्यालों में खोया हुआ है, उसकी तरफ देख रहा है। अदर देन दिस का मतलब यहाँ पर है वो क्लासरूम के बारे में नहीं सोच रहा है। जो उसका क्लासरूम है, जो कि बहुत ही मिजरेबल, खुद की उनकी बच्चों की मिजरेबल कंडीशन है, क्लासरूम भी बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो उस बच्चे का जो मन है, वो जो आंखें वो बाहर की तरफ देख रही हैं। और क्या देख रही हैं? स्क्वेरल गेम, स्क्वेरल के गेम को देख रही हैं। ऑन सावर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड, cloudless at dawn, civilized dome riding all cities. ऑन सावर, इसको SOUR को बहुत से लोग शोर पढ़ते हैं। SOUR, शोर का मतलब होता है शोर, इसको इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है सावर, SOUR। सावर का मतलब बेसिकली ये जैसे क्रीम होती है, क्रीम का जैसे कलर होता है, और क्रीम का जिस तरीके का कलर होता है, बहुत ही अनप्लीजेंट, इसमें स्मेल भी होती है और अनप्लीजेंट थोड़ा सा कलर भी होता है। तो उस क्लासरूम की दीवारें कैसी हैं? बहुत ही अनप्लीजेंट दीवारें, शायद उसमें बहुत लंबे समय से पेंट नहीं हुआ है, कलर नहीं किया गया है उस पर। डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड, उसमें जो लोगों के डोनेशन के द्वारा दी हुई चीजें हैं, यानी कि जो चीजें क्लासरूम को, उस स्कूल को गिफ्ट में मिली हैं, वो चीजें दीवार पर टंगी हुई हैं या फिर वहां पर रखी गई हैं। शेक्सपियर हेड, एक तस्वीर लगी हुई है जिसमें शेक्सपियर का केवल हेड दिखाया गया है, यानी कि ऊपर का पोर्शन उस तस्वीर में दिखाया गया है।
क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। क्लाउडलेस का मतलब ऐसा आसमान जिसमें बादल नहीं है, और डॉन, DAWN, डॉन का मतलब होता है सुबह का वक्त। तो जो सुबह का वक्त है, जिस जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। तो अब इस पैराग्राफ में जो बात कर रहा है पोएट, वो बात कर रहा है कि इस दुनिया से अलग एक दूसरी दुनिया है। वो दुनिया कैसी है? वो दुनिया बहुत ही रिच और पावरफुल लोगों की है। और वो दुनिया कहाँ पर है? वो दुनिया के ज्यादातर लोग शहरों शहरों में निवास करते हैं। सिविलाइज्ड डोम का मतलब डोम सिविलाइज नहीं है। डोम का मतलब ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है वहां पर, और वो बिल्डिंग्स क्या है, पूरे शहर में बिखरी हुई हैं। और सिविलाइज का मतलब है वहाँ के लोग पढ़े लिखे बहुत हैं, सिविलाइज्ड हैं, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हैं, बहुत ही रिच हैं और पावरफुल हैं। तो एक दुनिया तो वो है, और दूसरी दुनिया ये जो स्लम में रहने वाले बच्चे हैं, उनकी एक दुनिया है। तो एक तरीके से कह सकते हैं, कंपेरिजन किया गया है यहाँ पर। बेल्ड फ्लावरी टायरोलोस वैली, और वो जो शहर का यहाँ उन्होंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है। बेल्ट का मतलब है कि वहाँ पर अर्ली मॉर्निंग में वहाँ पर घंटियाँ बजती हैं। घंटियाँ शायद वो चर्च की घंटियाँ हो सकती हैं, या लोगों के घरों से प्रार्थना की जो सुबह की जो प्रार्थना होती है उनकी घंटियाँ हो सकती हैं। फ्लावरी का मतलब है वहाँ पर जो फूलों की जो फ्रेग्रेंस होती है, जो खुशबू होती है, वो पूरे शहर में प्रिवेल कर रही है। टायरलोस वैली एक वैली है, ऑस्ट्रिया देश है, उसमें टायरलोस वैली है। वो कह रहा है वो ऐसा दृश्य टायरलोस वैली में भी अपीयर होता है। ओपन हैंडेड मैप, अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड। ओपन हैंडेड का मैप का मतलब है कि वो दुनिया का नक्शा जो अपनी विल के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार बनाया गया है। इसका देखिए यहाँ पर मतलब ये है, इसका इम्प्लीकेशन ये है कि जो पावरफुल और रिच कंट्री हैं, उनके वो जो मैप दुनिया में जो हम देखते हैं, वो मैप कई बार शेप उसका बदलता है, कई बार वो रीशेप होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे बहुत पावरफुल कंट्री है, तो कभी कभी वो दूसरे देशों पर, छोटे छोटे देशों पर आक्रमण करके उन्हें उनकी सीमा अपने देश में मिला देते हैं। तो अब क्योंकि वो पावरफुल हैं, वो इन्फ्लुएंशियल, उनके पास बहुत पैसा है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। अवॉर्डिंग द वर्ड्स इट्स वर्ड, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो इस्लाम एरिया में रहने वाले जो बच्चे हैं, उनको उस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। वो दुनिया उनके लिए यूजलेस है, क्योंकि उस दुनिया में वो कभी जा नहीं सकते। वो बहुत ही पावरफुल और रिच लोगों की दुनिया है, जो कि इस दुनिया से पूरी तरीके से अलग है। सो फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। तो इन बच्चों के लिए जो ये दुनिया है, इस्लाम में रहने वाले जो बच्चे हैं, इनकी जो दुनिया है वो यहीं तक ही लिमिटेड है। वो इसके बाहर ना तो निकल पाते हैं, उनकी कंडीशंस इतने मिजरेबल हैं, उनके पास साधन नहीं है, उनके पास कोई उनको एनकरेज करने वाला नहीं है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो इस वजह से वो बाहर की जो दुनिया है वो उनके लिए पूरी तरीके से यूजलेस है। उनका उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनकी दुनिया पूरी तरीके से इन स्लम एरिया में जो रहने वाले बच्चे हैं, इस स्लम एरिया तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद फॉग, जहां उनका जो स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे हैं, इनका जो भविष्य है, इट्स पेंटेड विद फॉग, वो पूरी तरीके से अंधकार में है। वहां पर आशा की कोई किरण उनको नजर नहीं आती, उनको कोई बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। इसीलिए पोइट यहाँ पर कहता है कि इन बच्चों का भविष्य कैसा है। इन बच्चों का भविष्य पूरी तरीके से अंधकार से ढका हुआ, उनको कोई, देयर इज नो रे ऑफ होप, उनको उम्मीद की कहीं कोई किरण नजर नहीं आती। और आगे क्या बोलता है पोइट? अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, फार फार फॉर फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार ऑफ वर्ल्ड्स। जो जिन जिन जगह पर ये रहते हैं, उनकी जो गलियां हैं, वो रास्ते हैं, वो इतने नैरो हैं, इतनी सकरी गलियां हैं कि वो सकरी गलियां भी बिल्कुल दे आर सील्ड, आगे से जाकर पूरी तरीके से बंद है। उनका कोई 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 बाहर निकलने का इनको रास्ता नजर नहीं आता। विद लेड स्काई, लेड स्काई का मतलब जो ऊपर आसमान का कलर है वो ग्रेश ब्लू कलर है, उससे वो पूरी तरीके से सील हो चुकी हैं। यानी कि उनको पास बाहर निकलने का कोई उनको रास्ता नजर नहीं आता। और वो जो उनकी दुनिया है, फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार ऑफ द वर्ल्ड्स, यानी कि जो बाहर की दुनिया है, जो जहाँ पर रिवर्स भी हैं, केप्स हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, स्टार ऑफ द वर्ल्ड्स, आसमान में चमकते हुए सितारे भी हैं, उन सितारों से दूर ये बच्चे ऐसी मिजरेबल कंडीशंस में रहने के लिए मजबूर हैं, जहाँ पर जिन जिन गलियों में ये रहते हैं, जिन गलियों में इनका जीवन गुजरता है, वो पूरी तरीके से बंद गलियां हैं, और बाहर निकलने का कोई रास्ता, कोई होप, कोई उम्मीद नजर उनको नहीं आती है। नेक्स्ट, श्योरली शेक्सपियर इज विकेड एंड द मैप अ बैड एग्जाम्पल। यानी कि देखिए, विकेट का मतलब लिटरली मतलब जो होता है, विकेट का मतलब तो वैसे तो दुष्ट होता है, खराब व्यक्ति होता है, लेकिन यहाँ पर विकेट का जो मतलब है वो है कि शेक्सपियर में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। शेक्सपियर इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
दुनिया अब तक का इंग्लिश लिटरेचर का महानतम पोइट और ड्रामाटिस्ट शेक्सपियर को माना जाता है। लेकिन कहते हैं कि इन बच्चों को शेक्सपियर को पढ़ने में, उसको जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एंड द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और जो ये मैप है उसको, ये भी उनके लिए बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि ये मैप किनके द्वारा बनाया गया, ये मैप जो है रिच और पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोगों के द्वारा बनाया गया। तो इन बच्चों को ना तो शेक्सपियर को जानने और पढ़ने में कोई इंटरेस्ट है, और मैप का जो जो दुनिया का मैप है, जो विच इज फुल ऑफ रिच एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल, ये भी इनके लिए पूरी तरीके से यूजलेस है। और वो मैप है कैसा एक्चुअली, विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। वो जो दुनिया है वहां पर शिप्स हैं, सन है यानी कि आसमान में सूरज है वो अपनी चमक बिखेर रहा है, शिप्स हैं, एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, और जो दुनिया में जो आपस में वहां के लोगों में प्यार है वो इन बच्चों को इंटाइस करता है, इनको इनकरेज करता है, डैम टू स्टील, क्या करने के लिए, टू जस्ट रन अवे वहां से, उन स्लम एरिया से बाहर निकल के, और ये जो दूसरी दुनिया है उस दुनिया में जाने के लिए ये सब उनको क्या करते हैं, टेम्प्ट करते हैं, लालच देते हैं, उनको इनकरेज करते हैं। फॉर लाइव्स दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, क्योंकि इनकी खुद की जो जिंदगी है वो धीरे धीरे जाकर कहाँ समाप्त हो जाती है, क्रैम्प्ड होल, छोटे छोटे नैरो होल्स हैं, उनमें जाकर समाप्त हो जाती है इनकी जिंदगी। तो ये सब क्या है कि ये जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पर सब कुछ है, जहाँ पर पैसा है, जहाँ पर चकाचौंध है, तो ये सब चीजें उन बच्चों को आकर्षित करती हैं कि वो इन सब बंधनों को तोड़ के, जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उन सब रिस्ट्रिक्शन को तोड़ के वो शहरों में जाएं और उन सब चीजों को देखें। Where lives that slightly turn in their cramped holes from fog to endless night. From fog to endless night का मतलब क्या है कि इनकी जीवन की जो शुरुआत है, जब ये बच्चे जब शायद पैदा होते हैं, जब इनका बचपन शुरू होता है, तो उन्हें उनका जीवन कैसा होता है, फॉग एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर आप ज़्यादा दूर तक कुछ देख नहीं सकते। तो यहाँ पर फॉग का मतलब ये है कि उनका जो बचपन है वो भी अंधकार में है, यानी कि जब सुबह होती है वो पूरी तरह से अंधकार में होती है, टू एंडलेस नाइट, और ऐसी रातें जिनका कोई अंत नहीं होता, यानी कि उनका जो पूरा का पूरा जीवन है, बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर आगे तक उनका पूरा का पूरा जीवन कैसा है, अंधकार में है, जहाँ पर उनको कोई भविष्य नजर नहीं आता। On their slag heap, these children were skin peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass, like bottle bits on stone. On their slag heap, slag का मतलब होता है जो कूड़ा कबाड़ है या जो वेस्ट मटेरियल है, और हीप का मतलब होता है ढेर। तो यानी कि इनका जो बचपन है वो, और जो इनका रहन सहन है, जो इनका आसपास का वातावरण हो, वो कैसे, ये कूड़े कबाड़ के ढेर और जो बेकार की वस्तुएं होती हैं उनके 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 ढेर आपको स्लम एरियाज में दिख जाएंगे। और ये जो बच्चे हैं, वेयर स्किन्स पीप्ड थ्रू देयर बोन्स, यानी कि ये बच्चे इतने कमजोर हैं, इतने इतने दुबले पतले हैं खाने की और कैल्शियम की कमी की वजह से, कि इनकी जो हड्डियां इनकी स्किन से बाहर निकलती हुई दिखाई पड़ती हैं। और जो स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास, और जो उन्होंने, अगर किसी ने स्पेक्टिकल चश्मा लगाया भी हुआ है तो उसका जो ग्लास है, उसका जो शीशा है वो टूटा और चटका हुआ है। और उसका कंपैरिजन किससे किया, लाइक बॉटल्स बिट्स ऑन स्टोन, यानी कि अगर कांच को, बोतल को अगर स्टोन पर मारा जाए और वो किस तरह से टूटकर बिखर जाता है, उस तरीके के ये ग्लास से बने हुए चश्मे ये पहनते हैं, और इनकी बोन्स इनकी हड्डियों से बाहर दिखाई पड़ती है। और इनका जीवन कहाँ रिस्ट्रिक्टेड है, ऐसे जगह पर रिस्ट्रिक्टेड है पूरी तरीके से, जो कूड़े करकट या जो वेस्ट मटेरियल उनके उनके ढेर के आसपास ये लोग बच्चे रहते हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनका जो पूरा का पूरा समय है और उनका जो रहने का स्पेस एरिया है, इट्स फॉगी स्लम, वो ऐसा स्लम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फॉग है, यानी कि अंधकार है, और उसके अलावा वहां पर कुछ भी नजर नहीं आता। इसलिए पोइट कहता है, सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। सो, और ये बेसिकली है क्या, देखिए जो स्लम्स है वो अगर सही मायने में देखा जाए, दे आर ब्लॉट। ब्लॉट का मतलब जैसे धब्बा होता है, कलंक होता है, जो विश्व का मानचित्र है, और विश्व का मानचित्र में जैसे सिविलाइज्ड कंट्रीज हैं, सिविलाइज्ड कंट्रीज हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, रिच और पावरफुल और इन्फ्लुएंस लोग रहते हैं, उन पर उस तरह के मैप पर एक तरीके का ये क्या है, कलंक है, और एक तरीके का धब्बा है। लास्ट पैराग्राफ में पोइट एक रिक्वेस्ट कर रहा है, एक अर्ज करता है, एक अपील करता है लोगों से। क्या कहता है वो, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, जब तक गवर्नर, गवर्नर एक व्यक्ति जो पावर में होता है, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर भी क्या सरकारी व्यक्ति होता है, विजिटर, विजिटर वो लोग जो वहां पर आगंतुक होते हैं, वहां पर कुछ जो देखने आते हैं, जब तक ये लोग अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं करेंगे, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, तो ये उनकी दुनिया जो है वो वहीं तक सीमित रहेगी। तो यानी कि वो एक अपील कर रहा है, किन लोगों से अपील कर रहा है, कि
लोग जो पॉलिटिक्स में हैं, लोग जो पावरफुल हैं, या लोग जो वहां पर अपनी अपनी इच्छा के अनुसार कुछ करना चाहते हैं, जब तक वो लोग कोशिश नहीं करेंगे तब तक उनका जो दुनिया है, ये वो दुनिया वहीं तक उनकी सीमित रह जाएगी। और दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकोम्स, और जो उनकी दुनिया स्लम एरिया की जो उनकी दुनिया है, उनके जो रास्ते हैं वो कहाँ जाकर बंद होते हैं, दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकोम्स। कैटाकॉम होते हैं अंडरग्राउंड ग्रेव्स। जो अंडरग्राउंड ग्रेव्स में रास्ता बहुत नैरो जाने का अंदर रास्ता होता है, बहुत ही सकरा रास्ता होता है, और वो उसके नीचे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है और डेड पीपल को वहां पर दफनाया जाता है। तो ये कहता है कि जब तक ये लोग कोशिश नहीं करेंगे तब तक उनकी दुनिया वहीं तक रेस्ट्रिक्टेड रहेगी और उनकी लाइफ ठीक वैसे ही समाप्त हो जाएगी जैसे कैटाकॉम्स होते हैं, जैसे अंडरग्राउंड ग्रेव्स में लोगों की जिंदगी समाप्त हो जाती है। ब्रेक ओ ब्रेक, अब वो अपील कर रहा है, ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। यानी कि वो अपील कर रहा है, किससे अपील कर रहा है, कि जो ये जो बच्चे हैं उनके जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो जो उनके लिमिटेशंस हैं, उनको क्या करना है, उनको हटाने की जरूरत है। उस रेस्ट्रिक्शन को उनके ऊपर से वहां से हटाने की जरूरत है। टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, उनके रेस्ट्रिक्शन को समाप्त करके उनको अलाउ किया जाए कि वो अपने स्लम एरिया से बाहर निकले और कहाँ जाएं, उस दूसरी दुनिया में जाकर देखें, कहाँ जहाँ पर क्या है, वहां पर ग्रीन फील्ड्स है, हरे भरे घास के मैदान है। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अजूर ऑन गोल्ड सेंस, अजूर होता है ब्लू कलर, जो स्काई ब्लू कलर होता है उसको अजूर बोलते हैं। और उस दुनिया में जाकर उसको वो देखे जहां पर जैसे समुद्र के किनारे जो जो रेत होती है, वो जब सूरज की लाइट उस पर पड़ती है तो वो कैसे दिखाई पड़ता है, इट लुक्स गोल्डन इन कलर। एंड अजूर का मतलब होता है स्काई ब्लू, यानी कि जब एक तो दो चीजें हैं इसमें, वो दुनिया जहां पर स्काई ऊपर क्या है, एक नीला आसमान है और नीचे क्या है, गोल्डन सैंड। इस तरह की दुनिया में उनको देखने का मौका मिले, और जो दुनिया में घास के हरे भरे मैदान है वो उनको दिखाने का मौका मिले, उनको देखने का मौका मिले। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इन द बुक्स, यानी कि मतलब ये है कि उनको ये मौके मिले कि वो अपने आप को सही से एजुकेट कर सकें। वो जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनको ज्ञान प्राप्ति मिले, किनसे मिले, वो जो बुक्स पढ़ने से मिलेगा। एंड द ग्रीन लीव्स ओपन, और जहाँ पर क्या है, घास के जो जो प्राकृतिक हरियाली है वो उनको देखने को मिले, उनको पढ़ने का मौका मिले, उनको ज्ञान अर्जित करने का मौका मिले। और लास्ट लाइन में पोएट कह रहा है, हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सेम। तो देखिए ये सत्य बात है कि हिस्ट्री यानी कि इतिहास वही लोग बनाते हैं जिनकी भाषा जो है, जिनकी भाषा में एक तेज होता है, एक पावर होती है, एक स्ट्रेंथ होती है, और कुछ करने की और कुछ कहने की जो उनमें जो हिम्मत होती है। और वो हिम्मत कहाँ से आती है, वो हिम्मत आती है एजुकेशन से। यानी कि अगर ये बच्चे सही तरीके से एजुकेट होंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, उनको सही दशा मिलेगी, तो शायद ये बच्चे अपना नाम इतिहास में दर्ज करा सकेंगे, क्योंकि ऐसे लोग ही इतिहास में नाम दर्ज करा सकते हैं जिनकी भाषा जो है उसमें सूर्य की जो क्वालिटीज हैं उसमें, जो कि मेन जो क्या होता है स्ट्रेंथ उसकी, वो सब होती हैं। तो ये जो पोएम हमने पढ़ी, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, ये इस पोएम का एक्सप्लेनेशन था। और ये इस पोएम का समरी है, ठीक वही चीज़ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये आप चाहें तो अगर मैं इसको पूरे को एक्सप्लेन करूँगा तो ये वीडियो और बड़ा हो जाएगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा इसको जल्दी से आपके लिए पढ़ दूं, और आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समरी ऑफ द पोएम, इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम एरिया। The students in the classroom seem to be pathetic in miserable condition. Their faces are pale and lifeless. उनके चेहरे pale और lifeless है, and they have lost all their charm and attraction. उनका सारा charm और attraction खत्म हो चुका है। Their hair are scattered around their pale faces like rootless weeds. उनके बाल उनके चेहरे पर चारों तरफ बिखरे हुए हैं। A tall girl is sitting in the class with her head down due to burden of sadness and disappointment. मैंने आपको explain किया था, disappointment और sadness की वजह से एक लड़की है जिसका सर उसके वजन से झुका हुआ है। A thin boy whose growth is stunned due to malnutrition is reciting his lesson from his desk. He has inherited this disease of twisted bones from his parents. ये बीमारी इसको किससे मिली है? तो उसको अपने पेरेंट्स से मिलकर मिली है। A sweet young boy who is unnoticed is sitting at the back of a dim classroom. एक बच्चा बैठा हुआ है क्लास में पीछे की तरफ। He is dreaming of squirrels game in tree room outside his classroom. The gifts given as donation and pictures of Shakespeare's head is hanging
on the ugly and unpleasant wall of the classroom, but these are useless for these young children. In the early morning, the sky is cloudless and the dome of the civilization are shining all over the city. They have ringing bells and blooming flowers in the Tyrolos Valley है. कहाँ पर ऑस्ट्रिया एक जगह है जहाँ पर ये टायरोस वैली है. The map that is drawn at the will of powerful and rich people. But for these children, the window of their classroom is their world. इस क्लासरूम की जो खिड़की है वही उनके लिए पूरी दुनिया है. एंड द मैप इज यूजलेस फॉर देम. जो दूसरा मैप है जो रिच और पावरफुल लोगों के द्वारा बनाया गया वो उनके लिए पूरी तरीके से यूजलेस है. देयर फ्यूचर इज डार्क एंड अनसर्टेन. उनका भविष्य पूरी तरह से अंधकार में है और अनसर्टेन है. They are forced to live in the narrow lanes of slum, which are sealed by the bluish and grey sky. Their world is far away from the rivers, capes, and the stars. उनकी दुनिया इन सब चीजों से बहुत दूर है. They have no interest in Shakespeare as it is meaningless to know about him. The map of the world is useless for these children. The map shows beautiful ships, rivers, sun, and love, which tempts them to run away from their slums where miserable conditions prevail. They live in crowded holes and their lives start in fog and end in endless nights of uncertainty and disappointment. On the heap of waste material, these children live with their bones peeping out of their skins. They wear spectacles of broken glass which look like pieces of bottles broken on the stone. Their entire time and space is limited to these foggy slums which are like hell. These slums are like a blot on the world of civilized people. The poet urges the governors, people in power, inspectors, and visitors to come together to do something for these children living in extreme poverty and unhygienic conditions. They need to make efforts to change the world of these children, which blocks their growth and progress like underground graves. Everything that makes their life pathetic must be broken. They must be allowed to come out of the dirty and narrow lanes of the slum and the green fields and see the blue sky waves running over gold sands. SANDS. They must be allowed to express them freely. They must be educated without any discrimination. बिना किसी भेदभाव के उनको educate किया जाना चाहिए. Because only those people make history whose language has the strength and shining of the sun. क्योंकि वही लोग इतिहास बनाते हैं जिनकी भाषा में सूर्य की चमक और तेजी होती है. तो ये था explanation. जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें. कमेंट करके ये बताइए कि इस वीडियो आपको कैसा लगा. चैनल से जुड़े रहिए. बहुत बहुत धन्यवाद.